बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना HTA 630 का करेंगे लेसन नंबर 36। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग नॉन रिएक्टिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे। नॉन रिएक्टिव रिसर्च कौन सी होती है? अब तक हमने जो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सर्वे रिसर्च के बारे में पढ़ा, वो सारी की सारी रिसर्चेस रिएक्टिव होती हैं। रिएक्टिव हम लोग उनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होती है कि उनको स्टडी किया जा रहा है। नॉन रिएक्टिव रिसर्च ये होती है कि जिन लोगों को आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। पॉजिटिविस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ये वाला जो रिसर्च डिज़ाइन है इसको बनाया गया था। नॉन रिएक्टिव रिसर्च क्यों की जाती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसमें यह लॉजिक है कि जिन लोगों को आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं उनको खुद किसी किस्म की भी अवेयरनेस नहीं होती कि हम लोगों को स्टडी किया जा रहा है, लेकिन बस वो अपना सोशल बिहेवियर या अपने नेचरली कुदरती तौर पे अपने एक्शंस का कोई ना कोई एविडेंस वगैरह छोड़ जाते हैं। अच्छा, रिसर्चर जो है वो फिर जो उनको जो एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं उनको समझते हैं, उनसे वो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नताइज अखज़ कर लेते हैं। अब जैसे होता है ना कि अननोटिस्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो इवन उनको पता भी नहीं होता। ये भी एक नॉन रिएक्टिव मैयर की ही एक टाइप है। अब ऑब्जर्वेशंस आप दिन में भी कर सकते हैं और आप लोग रात को भी कर सकते हैं। नॉन डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट तरह की होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज़ होती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे वो जितनी इसकी टाइप्स हैं, जैसे फिजिकल ट्रेसेस भी आप लोग कर सकते हैं, आर्काइव्स वगैरह कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस वगैरह भी इसी में आता है। तो ये या तो आप लोगों के लॉन्ग में भी आ सकता है या आप लोगों की इस तरह से शॉर्ट में भी आ सकता है कि भाई नॉन डायरेक्टिव में ऑब्जर्वेशंस कैसे कैसे होती हैं वो आप हमें बताएं, या आर्काइव्स के ऊपर आप लोग नोट लिखें। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओवरऑल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है। इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नए नए अंदाज से वो इंटरेक्ट वेस खुद ही दरियाफ्त करते रहते हैं बिहेवियर्स को मैयर करने का। इसमें एक तरीका होता है फिजिकल ट्रेसेस का। फिजिकल ट्रेसेस दो तरह से होते हैं, एक होता है एरोजन से और दूसरा होता है एक्रेशन से। एरोजन का मतलब ये होता है कि आप चीज़ की तोड़ फोड़ का आप लोग मुआयना करते हैं और वो उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। फॉर एग्जांपल रिसर्चर जाता है बच्चों के प्ले सेंटर में, वहाँ पे बच्चों की टॉयज़ को वो एग्जामिन करेगा और ऐसे टॉयज़ जो कि एक ही वक्त में ख़रीदे गए थे। अब जो टॉयज़ ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुका होगा उससे रिसर्चर को पता चल जाएगा कि बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा था। दूसरा जो मेथड होता है फिजिकल ट्रेसेस का, दैट इज़ एक्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल एविडेंसेस वगैरह बच्चे होते हैं, आपको जो नज़र आ रहे होते हैं रेजिड्यूज वगैरह, वो आप लोग इकट्ठे करते हैं और उससे आप लोगों को जो है ना वो किसी भी बिहेवियर का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा, किसी भी रिसर्चर ने ये देखा कि डस्टबिन के अंदर ड्रिंक की कैंस और बोटल्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो इससे वो पता चल जाएगा आप लोगों को कि लोगों के अंदर कौन सा ब्रांड या कौन सी किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादातर पॉपुलर है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आर्काइव्स का। आर्काइव्स दो तरह के ले लिए जाते हैं जिससे आप लोग नॉन रिएक्टिव रिसर्च कर सकते हैं। एक होता है रनिंग रिकॉर्ड्स और दूसरा होता है अदर रिकॉर्ड्स। रनिंग रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि रेगुलरली जो पब्लिक रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल शादी के रिकॉर्ड्स दुल्हन दूल्हा के हैं, उसमें एजेस वगैरह रिकॉर्ड होती हैं, वहाँ से आप लोग एजेस का आप लोग मुआयना करते हैं, आप लोगों को पता चल जाता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने से छोटी उम्र के लड़कियों के साथ ज़्यादातर शादी करते हैं। और भी मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं। कुछ प्राइवेट रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि लोगों ने खुद अपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए होते हैं, कुछ इरेगुलर रिकॉर्ड्स होते हैं, उससे भी आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के लिए पेपर जितना परचेज किया गया वो, और उसको आप लोग कंपेयर करेंगे कि बच्चों स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट कितनी हुई इस टाइम पीरियड में, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो है वो कितना पेपर लग चुका, कितनी ज़्यादा एडमिशन्स हुए, लिटरेसी रेट का भी आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा जो मेथड होता है नॉन रिएक्टिव का वो होता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आप लोग तीन तरह से कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा ये होता है आप लोग बिहेवियर्स काउंट करते हैं। और तीसरा होता है कि आप लोग टाइम ड्यूरेशन को आप लोग मेजर कर लेते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, लोग कैसे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इससे आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सोशल फैक्टर्स का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्टूडेंट्स को जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या कॉलेज के सिंबल्स वगैरह और कलर्स वगैरह पहनते हैं, इवन कि उनके कॉलेज की टीम जीत जाए या हार जाए तब भी, ठीक है, तो ये आप लोगों को एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चल जाता है मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन के बारे में। दूसरा होता है काउंट बिहेवियर्स, यानी कि इसमें जस्ट आप लोग काउंटिंग करते हैं कि कोई भी इंसान या जो लोग हैं वो कोई भी काम कितनी दफ़ा करते हैं या उन्होंने कितना किया,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप पे कितने मर्द और औरत रुके, ट्रैफिक के जो स्टॉप साइन है वहाँ पे कितने रुके, यहाँ से आप लोगों को जेंडर डिफरेंस का पता चल जाएगा ड्राइविंग बिहेवियर के अंदर। तीसरी चीज़ आप लोग टाइम ड्यूरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि लोगों ने कितना वक्त लगाया कोई मखसूस किस्म के काम करने में, इससे आप लोगों को पता चल जाता है उनके शौक के बारे में, उनके इंटेंशंस के बारे में, उनके इरादों के बारे में। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मर्द और औरत दोनों कितने कितने टाइम तक पेंटिंग के सामने रुकते हैं, यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि मर्दों का पेंटिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है या औरतों का। जितना ज़्यादा टाइम कोई पेंटिंग आगे खड़ा होगा, जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट उसमें उतना ही ज़्यादा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जब आप लोग नॉन रिएक्टिव मेजर्स वगैरह कर रहे होते तो इसको आप लोग रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉपर आप लोग उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं। क्वांटिटेटिवली आप लोग उसको मेजर करते हैं। कुछ क्वालिटेटिव रिसर्चर्स भी होते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं। इसमें रिसर्चर ने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट को कंसेप्चुअलाइज कर लेना होता है कि हम लोग ने मेजर किस चीज़ को करना है, फिर उसके बाद एम्पिरिकल एविडेंसेस वगैरह जो होते हैं उनको उन्होंने ढूंढना होता है। इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ अ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस वो टेक्निक होती है जिसमें आप लोग कोई भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसके कंटेंट को आप लोग इकट्ठा करते हैं और फिर आप लोग उसको एनालाइज करते हैं। कंटेंट अब कोई भी चीज़ हो सकती है, टेक्स्ट के अंदर मौजूद जो लफ्ज़ होते हैं उसके मीनिंग्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, सिंबल्स, आइडियाज, थीम्स, कोई भी मैसेज जिसको आप लोग आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट। टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है या कोई बोल के आप लोगों ने आगे बताई या आप लोगों ने देखी जो कि एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सर्व कर रही है, आपको कोई ना कोई मैसेज पहुंच रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट। ठीक है। अब आप लोग कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ से आप लोग कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन आर्टिकल्स, एडवर्टीजमेंट्स से आप लोग ले सकते हैं कंटेंट एनालिसिस, उसको आप लोग कर सकते हैं पोएम्स का, लेटर्स का, लॉज का, कॉन्स्टिट्यूशंस, ड्रामा, स्पीचेस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप लोग एज अ पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ योर स्टडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती है जिन पे आप लोग काम कर सकते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स मेनली जो है ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल, कुछ होते हैं नॉन पर्सनल, कुछ होते हैं मैस मीडिया। पर्सनल होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी की पर्सनल लेटर्स हैं, किसी बंदे की पर्सनल डायरी है, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखी ऑटोबायोग्राफी है, ये पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं। नॉन पर्सनल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटर ऑफिस मेमोज हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मीटिंग के कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं, ये सारे नॉन पर्सनल रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाती हैं। मैस मीडिया में आ जाता है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह, फिक्शंस वगैरह, फिल्म्स वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, पोएम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैस मीडिया के अंदर आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग इस्तेमाल करके इन पर आप लोग कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। इसको हम लोग स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें ये देख रहे होते हैं कि किसने कब किसको कैसे और क्यों बात की और उसका क्या असर हुआ, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे होते हैं। रिसर्चर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव काउंटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग भी करते हैं, प्रोसीजर्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और उसके मुताबिक फिर वो एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सचुअल कोडिंग। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस आगे रखा जाएगा, जो हमारा आज का लेक्चर है। वैसे क्वालिटेटिव भी होती है कंटेंट एनालिसिस की, लेकिन क्वान्टिटेटिव के ऊपर जहाँ पे इन्होंने फोकस रखा हुआ है। कंटेंट एनालिसिस नॉन रिएक्टिव होता है। क्यों नॉन रिएक्टिव होता है? क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप लोग लफ्ज़ों को और मैसेजेस को और सिंबल्स वगैरह को आप लोग देख रहे होते हैं, जिसका जो है वो जो बंदा कंटेंट को एनालाइज कर रहा होता है वो कोई किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं उस पर हो रहा होता, रिसीवर जो है ना उसका लिखने वाले की तरफ से। रिसर्चर में और जो जिसने वो कंटेंट बनाया है उसमें किसी भी किस्म का इंटरेक्शन नहीं होता। अब जो रिसर्चर होता है वो खुद अच्छे तरीके से कंटेंट को खुद समझता है, उसको वो खुद ही डिस्कवर करता है, कंटेंट को मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट के साथ कंपेयर करता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी कि टेबल और चार्ट्स की मदद से उनको एनालाइज भी करता है। कंटेंट एनालिसिस में रैंडम सैम्पलिंग को भी इस्तेमाल किया जाता है, मेजरमेंट्स वगैरह की जाती हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिख ली जाती हैं, इसमें कोडिंग भी की जाती है। कोडिंग में क्या होता है कि कंटेंट के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनकी कोडिंग की जाती है। रिसर्चर डेटा इकट्ठा करता है और फिर उस डेटा को उन्होंने कंप्यूटर के अंदर एंटर करना होता है और फिर उनको स्टैटिस्टिक्स के साथ एनालाइज करना होता है। आगे हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट एंड कोडिंग के हवाले से। मेजरमेंट्स, केयरफुल मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आपने बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने पहले डिज़ाइन करना होता है और आप लोगों ने प्रोसीजर्स के बारे में डॉक्यूमेंट वगैरह लिखना होता है कि ये वाले प्रोसीजर्स होंगे कोडिंग वगैरह के लिए, वो सारे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखने होते हैं ताकि रेप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। कोई बंदा मज़ीद इसी तरह के कंटेंट एनालिसिस वगैरह करना चाहे तो उसको मज़ीद फॉलो कर सके। फॉर एग्जांपल रिसर्चर ये देखना चाहता है कि जो टेलीविज़न ड्रामास हैं उसमें
बूढ़े जितने भी लोग होते हैं उनके साथ कैसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स अटैच कर लिए जाते हैं। अब रिसर्चर क्या करता है कि वो टॉपिक लिख लेता है, कंस्ट्रक्ट या कंसेप्ट ये लिख लेता है कि नेगेटिवली स्टीरियोटाइप्स ऑफ एल्डरली, एक लिस्ट बना लेता है स्टीरियोटाइप्स की, ये जो नेगेटिव जनरलाइजेशंस हैं बूढ़े लोगों के बारे में उसकी। अब यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो उसने जो लिस्ट बनाई वो बूढ़े लोगों को तो नहीं ना रिफ्लेक्ट कर रही। तो यहाँ पे बड़ी केयरफुली आप लोगों ने सारी जो है ना वो लिखना होता है, ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो। उसके बाद आप इसमें कोडिंग सिस्टम को भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग सिस्टम को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस का या रूल्स का वो सेट जो आप लोगों को ये बताता है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं टेक्स्ट में से कंटेंट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सोशल क्लास के बारे में बात की, आप लोगों ने सोशल क्लास के ऊपर रिसर्च की, तो रिसर्चर ने उसके बारे में 3 कैटेगरीज अगर उसने लिखी, अपर, मिडिल और लोअर, तो रिसर्चर को ये बताना पड़ेगा कि अपर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मिडिल की कौन सी होती हैं और लोअर की कौन सी होती हैं, ताकि अगर मजीद अगर कोई बंदा इन्हीं कैटेगरीज में लोगों को ऐड करना चाहे तो उसको पता हो कि भाई इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो मैंने अपर में ऐड करनी है, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के जो लोग होंगे उनको मैंने लोअर में ऐड करना है, इस तरह से। ऑब्जर्वेशंस को आप लोग स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस में स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल की जाती है, यानी कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, लिखे हुए असूलों के मुताबिक होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के हवाले से, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के आप लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना। एक होती है कि फ्रीक्वेंसी आप लोग देखते हैं, या आप लोग डायरेक्शन देखते हैं, या आप लोग इंटेंसिटी देखते हैं, या आप लोग स्पेस वगैरह को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप जस्ट अपने जो कंटेंट आप लोग देख रहे हैं उसमें से आप लोग काउंट कर लेते हैं कि कैसे कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो कितनी दफ़ा हुई। फॉर एग्जांपल बूढ़े हजरात टेलीविज़न पे कितनी दफ़ा अपीयर हुए, उनकी कितने परसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया, ये सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं आप लोग कंटेंट का एनालिसिस वगैरह करके। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग डायरेक्शन वगैरह को भी देख सकते हैं। मैसेज के आप लोग डायरेक्शन को नोट करते हैं कंटेंट में, यानी कि जो मैसेज था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, सपोर्ट कर रहा था या मुखालफत कर रहा था। रिसर्चर मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट बना लेते हैं कि जो एल्डर यानी कि जो बूढ़े हजरात है टेलीविजन में उनको कैसे करके दिखाया गया है, कुछ को पॉजिटिव दिखाया गया, कुछ को नेगेटिव दिखाया गया, कितने को पॉजिटिव कितनों को नेगेटिव दिखाया गया है ये वो बताएंगे। उसके बाद इंटेंसिटी ये भी आप लोग मेजर कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस से, यानी कि आप लोग ये देखते हैं कि मैसेज जिस डायरेक्शन में दिखाया गया है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ये दिखाया गया है कि भाई किसी बूढ़े बंदे को भूलने की बीमारी है, अब भूलने की बीमारी को वो बताएंगे माइनर बीमारी है उसको या मेजर बीमारी है। ठीक है, माइनर यही कहेंगे अगर वो चाबियां रख के भूल जाता है इस तरह से, या कोई सालों बाद कोई बात नहीं वो याद कर पाता, तो वो फिर तो आप लोग कहेंगे कि भाई माइनर सा उसको फॉरगेटफुलनेस का मसला है। लेकिन मेजर आप तब कहेंगे जब इवन कि उसको वो अपने बच्चों को नहीं पहचान पाता या वो बच्चों के नाम भूल जाता है, तो आप लोग वो मेजर जो है ना वो आप लोग उसको असाइन करेंगे। उसके बाद स्पेस भी आप लोग मेजर कर सकते हैं। स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर तो लिखा हुआ मैसेज है तो उसके साइज को आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि कितनी जगह पे या कितने वॉल्यूम में वो वाला मैसेज लिखा गया है। या अगर कोई वीडियो वगैरह है तो आप लोग ये देखेंगे कि कितने टाइम तक वो वीडियो दिखाई गई है, कितनी टाइम एक ऑडियो या वीडियो को वो दी गई है, या वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, पेजेस को आप लोग जो है वो काउंट भी कर सकते हैं। इससे आप लोगों को स्पेस का पता चल जाता है कि कौन सा मैसेज कन्वे करने में ज़्यादा स्पेस दी गई है। यहाँ पे आगे यूनिट एनालिसिस का कंसेप्ट दिया गया है। यूनिट एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंटेंट एनालिसिस के मुकाबले में। यूनिट एनालिसिस मतलब ये होता है कि आप लोग किसी एक चीज़ का आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं। कोई लफ्ज़ हो सकता है, कोई फ्रेज, कोई थीम, कोई प्लॉट, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल, कोई एक कैरेक्टर, उसका जस्ट आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों के पास हो गया कि भी ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने इस तरह से स्ट्रक्चर की होती हैं, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों को ये पता होने चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा कोडिंग के हवाले से बात करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग हर आइटम को कोई ना कोई लेबल देते हैं, उसको आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप लोग किसी न किसी एक कैटेगरी के अंदर उसको क्लासीफाई कर देते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप लोग उनको असाइन करते हैं ताकि आप लोग उनको कंप्यूटर में एंटर कर सकें। कंटेंट एनालिसिस में 2 तरह की कोडिंग होती है, एक होती है मैनिफेस्ट कोडिंग और दूसरी होती है लेटेंट कोडिंग। सबसे पहले हम लोग मैनिफेस्ट कोडिंग के हवाले से बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। मैनिफेस्ट कोडिंग क्या होती है कि जो कंटेंट के अंदर जो चीज़ आप लोगों को वाज़ह तौर पे नज़र आ रही होती है ना, जो कंटेंट टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसका सरफेस मीनिंग
کیا لکھا ہوا ہے، یا لفظوں کو جو ہے نا وہ جسٹ وہ کاؤنٹ کر لینا، کیپٹل میں ورڈز کتنے تھے اور اسمال میں کتنے تھے، کون سے کلر میں ورڈز لکھے، یہ ہوتی ہے مینیفیسٹ کوڈنگ۔ ریسرچر فار ایگزامپل کون سا لفظ یا کون سا فریز کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہے، یا کون سا کام کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے فوٹوگراف میں یا ویڈیو میں، اس کو جسٹ وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے، تو یہ ہوتی ہے مینیفیسٹ کوڈنگ۔ ریسرچرز کمپیوٹر پروگرامز کو بھی استعمال کر سکتا ہے ورڈز اور فریزز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، کمپیوٹر کے اندر کچھ کوڈنگ کاؤنٹنگ ورک بھی ہوتا ہے، اس کے مطابق بھی وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ مینیفیسٹ کوڈنگ بہت زیادہ ریلائبل ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو فریز یا جو بھی ورڈ ہوتا ہے وہ یا تو پریزنٹ ہوگا یا تو نہیں پریزنٹ ہوگا، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن مینیفیسٹ کوڈنگ میں ورڈ کے کونوٹیشن کو نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ لفظ جو لکھا گیا ہے وہ کیوں لکھا گیا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے، وہ کس معنی میں لکھا گیا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں نا، تو لفظ کو کس معنی میں لکھا گیا ہے یہ نہیں پتا ہوتا آپ لوگوں کو مینیفیسٹ کوڈنگ میں۔ پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے مختلف قسم کے میننگز ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی میئرمنٹ کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے مینیفیسٹ کوڈنگ کی وہ کام ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے لیٹنٹ کوڈنگ۔ ریسرچر زیادہ تر لیٹنٹ کوڈنگ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ سیمینٹک انالیسس بھی کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی ٹیکسٹ میں موجود کنٹینٹ کے انڈر لائن میننگ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ مطلب کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے لکھنے والا۔ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پورا کا پورا پیراگراف دیکھتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے اندر رومانٹک موڈ میں لکھا گیا ہے یا کوئی ولگر تھیمز اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اپنے کچھ مختلف قسم کے جنرل رولز ہوتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کوئی بھی پرٹیکولر یا مخصوص قسم کا تھیم یا موڈ پریزنٹ ہے یا نہیں ہے۔ جو لیٹنٹ کوڈنگ ہے یہ لیس ریلائبل ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کوڈ کرنے والا جو بندہ ہے اس کو لینگویج کا کتنا نالج ہے اور اس کو سوشل میننگز کا کتنا جو ہے وہ پتہ ہے۔ اگر ٹریننگ کروا دی جائے، پریکٹس کروا دی جائے، ریٹن رولز اگر بتا دیے جائیں تو اس سے ریلائبلٹی امپروو تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی تھیمز کو اور موڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ مختلف قسم کا کام ہوتا ہے نا، کوئی کام زیادہ بھی ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو کوڈرز کو ہائر کیا جاتا ہے۔ پھر جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ کوڈرز کو ٹرین کرتے ہیں، کوڈرز کو ویریبلس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کوڈنگ سسٹم کو وہ فالو کرتے ہوں، جو کنسسٹنسی آپ کو رکھنی پڑتی ہے، یعنی کہ آپ مختلف قسم کے کوڈرز اگر آپ لوگوں نے ہائر کیے ہیں تو سارے کوڈرز میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، یعنی کہ سارے کوڈرز ساری کوڈنگ ایک ہی طرح سے کرتے ہوں۔ آپ یہ ایسے کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ الگ الگ ہر بندے کو کہیں کہ سیم ٹیکسٹ وہ الگ الگ بیٹھ کے تو اس کو ہے وہ کوڈ کریں، بعد میں آپ لوگ چیک کریں کہ انہوں نے جو کوڈنگ کی ہے ان سب میں آپس میں کنسسٹنسی ہے یا نہیں ہے۔ اس میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ انٹر کوڈر ریلائبلٹی کو بھی میئر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اسٹیٹسٹیکل کوفیشینٹ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ کوڈرز کے درمیان کتنی کنسسٹنسی پائی جاتی ہے۔ یہ کوفیشینٹ آپ لوگوں نے کنٹینٹ انالیسس کے ریزلٹ کے ساتھ بتانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کوڈنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ تھا۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں کنٹینٹ انالیسس کی ریسرچ کی کیسے جاتی ہے۔ سب سے پہلے کوسچن بنایا جاتا ہے کنٹینٹ انالیسس میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ریسرچ کوسچن بناتے ہیں، کوسچن میں آپ ویریبلس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اور جس کے مطابق جو ہے وہ کنٹینٹ انالیسس اپروپریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یونٹ آف انالیسس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ کس ایک چیز کو انالیسس کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ایڈورٹیزمنٹ کو آپ لوگوں نے انالائز کرنا ہے، یا جو ہے وہ کسی ڈرامہ کو انالائز کرنا ہے، یا کس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے جاتی ہے سیمپلنگ۔ کنٹینٹ انالیسس میں رینڈم سیمپلنگ کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ پاپولیشن اور سیمپلنگ کے ایلیمنٹس کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ہمیں پتا تھا نا کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ اب اس میں پاپولیشن کیا ہوتی ہے، فار ایگزامپل سارے کے سارے لفظ، سارے سینٹینسز، سارے پیراگراف، سارے آرٹیکلس کسی بھی مخصوص قسم کے ڈاکومنٹس کے ہوں گے، وہ ہوگا پاپولیشن۔ ٹھیک ہے، پورے پاکستان کے اندر فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں جو خواتین کی جو انگلش میگزینس ہیں وہ کیا ہے، پاپولیشن ہے۔ اس میں سے جسٹ آپ لوگ مخصوص 2-3 ہی پڑھیں گے، سارے تو نہیں نا پڑھنے بیٹھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کیا، ڈائجسٹ کی یا میگزین کی اس پوری کے پورے پاپولیشن میں سے آپ لوگوں نے کچھ سیمپل چوز کر لیے 2-3۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ لوگ سیمپلنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ویریبلس اور کنسٹرکٹنگ کوڈنگ اسٹریٹجیز۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ویریبل کو آپ لوگوں نے میئر کرنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے کوڈنگ کی کون سی جو کیٹیگریز ہیں ان کو آپ لوگوں نے فالو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس میں جو کوڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں ریسرچرز جو ہوتے ہیں وہ یا تو ریکارڈنگ شیٹ بنا لیتے ہیں جس کو کوڈنگ فارم یا ٹیلی شیٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کے اوپر وہ انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور لیکن ہر یونٹ آف انالیسس ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے، تو ہر یونٹ کے لیے آپ لوگوں نے الگ سے جو ہے نا وہ سیپریٹ ریکارڈنگ شیٹ بنانی ہوتی ہے۔ ویریبلس فار ایگزامپل یہ کہا گیا تھا کہ لیڈرشپ رولز اگر میئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں کتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں لیڈرشپ رولز میں،
تو لیڈرشپ رول کو پہلے وہ تو ڈیفائن کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لیڈرشپ رول کو جو ہے وہ پورٹرے کرتی ہیں، ایڈجیکٹیوز لکھیں گے اور اس کے مطابق وہ چیزوں کو جو ہے وہ میئر کریں گے. اس کے بعد آخری جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے انفرنسز ڈرا کرنی ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کنٹینٹ انالیسس میں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ریزلٹس آپ کو ملے اس کی بنیاد پہ آپ لوگ انفرنسز ڈرا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کبھی کبھار ایسے ریزلٹس آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ انفرنسز ڈرا نہیں کر سکتے. تو کنٹینٹ انالیسس آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ ٹیکسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کنٹینٹ انالیسس میں آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس نے وہ ٹیکسٹ وغیرہ لکھا تھا اس کے کیا ارادے تھے، کیوں اس نے وہ ٹیکسٹ لکھا تھا، یا وہ ٹیکسٹ جس نے پڑھا آج تک اس کے اوپر اس میسج کا کیا افیکٹ ہوا. جب آپ لوگوں کو افیکٹس کا ہی نہیں پتا، انٹینشنس کا ہی نہیں پتا تو اچھے سے، تو پھر آپ لوگ اس کو اتنے اچھے سے انفرنسز نہیں آپ لوگ ڈرا کر سکتے. اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے انفرنسز کے حوالے سے. تو اس میں یہ جو ہیڈنگس ہے نا کہ کنڈکٹ کیسے کی جاتی ہے، پہلے کوسچن فارمولیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یونٹ آف انالیسس، پھر اس کے بعد سیمپلنگ، پھر ویریبلس اینڈ کنسٹرکٹیو کوڈنگ اسٹریٹجیز، اور آخر میں جو ہے وہ انفرنسز. جسٹ آپ لوگ ہیڈنگس یاد رکھ لیں. یہ جو ہمارا لیکچر تھا یہ تھا تھوڑا سا لینتھی، آپ لوگوں نے کنسیپٹ سارا کر لیا بلڈ. اب آپ لوگ کیا کریں کہ ساری جو ہیڈنگس ہیں ان کو آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں، ویڈیو کا کہ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.